Okay, so let's start. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning. Okay, so hmm, ठीक है. So till this point we discussed, right? कि we talked about the supracondylar fracture, and first of all, I hope the screen is visible to everyone. Yes, sir. Okay. Um, okay. So okay. So I discussed this thing, the extension type. This was really important. First of all, the extension type and the flexion type. किसी भी bone में, in any bone we can see, if because of fracture, if we see that the angulation is being formed on the ventral side, then we call it as कौन सा एक्सटेंशन टाइप ना. दिस इज़ द वेंट्रल, दिस इज़ द डॉर्सल, है ना. इस स्ट्रक्चर का ये वेंट्रल साइड है, डॉर्सल साइड है. एंड इफ द एंगुलेशन है ना, जो एंगल, जो शार्प एंगुलेशन जो बन रहा है, दैट इज बीइंग फॉर्म्ड टुवर्ड्स ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, वी कॉल इट एज एक्सटेंशन टाइप, है ना. एंड इफ द एंगुलेशन इज बीइंग फॉर्म टुवर्ड्स द, मतलब जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इज बीइंग फॉर्म टुवर्ड्स द वेंट्रल साइड, दैट इज कॉल्ड एज टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड, सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन टाइप. इसमें किसी को डाउट नहीं था ना. एंड मैंने एक चीज़ और बताई थी कि एक्सटेंशन टाइप जो है, दैट विल ऑलवेज बी द कॉमन वन, मतलब जो सबसे कॉमन वाला जो होगा टाइप ऑफ फ्रैक्चर, दैट विल बी द एक्सटेंशन टाइप. इवन इन सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर, इसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे रेडियस एंड अल्ना फ्रैक्चर, उसमें भी सेम, ठीक है, उसमें भी हमें एक्सटेंशन टाइप जो है, दैट विल बी द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजरी. एंड जो फ्लेक्शन टाइप होगा वो कम कॉमन होगा, लेस कॉमन होगा. आई होप किसी को इसमें इसमें डाउट नहीं है, एक्सटेंशन टाइप एंड फ्लेक्शन टाइप हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं. अगर किसी No, को sir. डाउट है तो ओके, ठीक है. इवन इवन अगर हम एल्बो की बात करें, एल्बो फ्लेक्शन अगर हम करते हैं, है ना, एल्बो फ्लेक्शन, तो इट मीन्स एल्बो फ्लेक्शन के टाइम पे एल्बो का एंगुलेशन, जो शार्प एंगल जो बनता है, वो हमारा डॉर्सल साइड पे बनता है ना, उसी को पर्सपेक्टिव में लेके यहाँ पे ये बोला गया है कि इफ द एंगुलेशन इज बीइंग फॉर्म्ड डॉर्सली, देन वी कॉल इट एज फ्लेक्शन टाइप, एंड इफ द एंगुलेशन इज बीइंग फॉर्म्ड वेंट्रली, वी कॉल इट एज एक्सटेंशन टाइप, ठीक है. ओके. So now the thing is, okay, we are supposed to talk about the dislocation of elbow. First of all, okay, we know that the extension, this thing, the dot, or you can say the posterior dislocation. The posterior dislocation is the commonest type of dislocation. इसमें हमने एक टेबल देखी थी, अगर आपको याद हो, हमने ऊपर एक टेबल देखी थी जहाँ पे हमने देखा था कि हर जॉइंट का, मतलब शोल्डर का, हिप जॉइंट का, एल्बो का, नी का, हर एक का द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिसलोकेशन जो हम देखते हैं, ठीक है. तो लाइकवाइज वी कैन सी दैट इन द एल्बो जॉइंट वी हैव गॉट द posterior dislocation, ऑफ कोर्स, जहाँ पे हमारा वी कैन सी द अल्ना इज कमिंग posteriorly with respect to humerus. आई होप एवरीवन इज एबल टू फिगर आउट ये क्या स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है. दिस इज द अल्ना ना, दिस इज अल्ना, दिस इज रेडियस एंड दिस इज ह्यूमरस. कैन एनीवन टेल मी कि हमारा कौन सा व्यू होगा, मीडियल व्यू कि लैटरल व्यू, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो. Medial. Lateral. ओके, नहीं, Mid. अब देखो, यहाँ पे रेडियस जो है, रेडियस इज विजिबल, तो आई थिंक दिस इज द लैटरल व्यू. हाँ, ओके. पहले मैं भी मीडियल व्यू सोचा था बिकॉज ऑफ अल्ना, बट अगर आपको इसमें विजिबल हो अच्छे से, तो इवन इवन द हेड ऑफ रेडियस इज ऑल्सो विजिबल, है ना. दिस इज द हेड ऑफ रेडियस. अल्ना की बॉडी ये है, अल्ना का शाफ्ट ये है, एंड ये अल्ना का प्रॉक्सिमल पार्ट है. तो इट मीन्स दिस इज सपोज टू बी द लैटरल. हाँ, दिस इज द लैटरल व्यू, ठीक है, दिस इज द लैटरल व्यू, ठीक है. बिकॉज रेडियस, पहले मुझे आई थॉट कि मीडियल व्यू होगा, बट दिस इज द लैटरल व्यू बिकॉज वी कैन सी द रेडियस ऑन दिस साइड, ठीक है. ओके. so now there is a typical term that is called as the bow stringing of tricep. Bow stringing of tricep means, of course, can anyone tell me the attachments of tricep, proximal attachment and distal attachment? First of all, distal attachment कहाँ पे होता होगा tricep का? Olecranon process. On the Second process. exactly on the olecranon process of ulna. And proximal, तीन head होते हैं ना, long head is on, हाँ, Infraclavicular tubercle. इन Tubercle. इंफ्राग्लिनर ट्यूबरकल, एंड उसके अलावा दो लैटरल एंड मीडियल हेड्स ना, दोनों हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ, Spinal tubercle. एग्जैक्टली, है ना. आप मतलब कैसे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ह्यूमरस पे अटैच्ड है, एक लैटरल हेड एंड एक मीडियल हेड. ओके. सो हेयर वी कैन सी इफ देयर इज अ पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ
of the elbow joint. In this case, we can see there is a prominent, or you can say easily palpable, you can say tricep tendon, and that thing is called as bowstringing of tricep. ठीक है, तो just remember this particular terminology, that is called as bowstringing, because the thing is that they might ask you कि bowstringing of tricep किस condition में देखने को मिल सकता है. That is the dislocation of elbow joint, and that too in the posterior dislocation, which is the commonest type of dislocation of the elbow joint. Okay. Next comes the pulled elbow. ये हमने anatomy में भी पढ़ा था. Can anyone tell me the other name of pulled elbow? इसका दूसरा नाम भी था ना पुल्ड एल्बो का. नर्समेट्स एल्बो ना, नर्समेट्स एल्बो और द पुल्ड एल्बो. एंड इसमें क्या हो रहा होगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं एनाटमी. इसमें रेडियस का एग्जैक्टली है ना, द हेड ऑफ रेडियस कम्स आउट ऑफ द एनुलर लिगामेंट. एनुलर लिगामेंट क्या कर रहा था? एनुलर लिगामेंट वाज एनसर्कलिंग ना द हेड ऑफ रेडियस. हेड ऑफ रेडियस को एनसर्कल कर रहा था हमारा एनुलर लिगामेंट. अगर सबको याद हो, सबको याद है कि नहीं एनुलर लिगामेंट? यस सर. ठीक है, ओके. सिर्फ राम्या एंड निशा को याद है, बाकी सबको याद नहीं है एनुलर लिगामेंट. शिवांगी, प्राची, समृतिका, सबसे आप सबसे पूछ रहा हूँ मैं. यश, am I audible और क्या इशू है? इवन आफ्टर टेकिंग द नेम्स अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या तो आप सुन नहीं रहे हो. ओके, आप लोग सुन रहे हो? यस सर. शिवांगी आप सुन रहे हो? यश, समृतिका, प्राची? यस सर. ओके, प्राची आप सुन रहे हो? ओके, ठीक है. ओके, so okay, so I was saying that there is this annular ligament ना, जो कि हमारा head of radius को encircle करता है. And if the radius of the head of the radius comes out of the annular ligament, we call it as the pulled elbow or the nursemaid's elbow, है ना. And that can be mostly seen in children, where the parents or anyone else has the tendency to hold, or you can say lift the child with the arm, है ना. That is called as nursemaid's elbow or the pulled elbow. ठीक है. ओके, आई जस्ट वांट कि सब सुन रहे हो, मतलब आपको जस्ट अगर ध्यान भी है यहाँ पे, दैट इज सफिशिएंट. इवन रिप्लाई ना करो, कोई इशू नहीं, लेकिन जस्ट कोई डाउट हो तो लेट मी नो. एंड उसके अलावा आप जब ध्यान दे रहे हो दैट इज सफिशिएंट ना. ओके, तो वी नो द पुल्ड एल्बो. ठीक है, पुल्ड एल्बो हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड इन कंडीशंस में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द यू कैन से द एटिपिकल थिंग्स, जो कि हमें पहले नहीं पता थी, या फिर हमने पहले कभी पढ़ी नहीं थी. ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे. उसके अलावा ठीक है, वी नो कि पुल्ड एल्बो हमारा नॉर्मली वी सी की हेड ऑफ रेडियस से बाहर आ जाता है, सॉरी एनुलर लिगामेंट से बाहर आ जाता है हमारा हेड ऑफ रेडियस. दैट ऑल वी नो. ओके, नाउ द थिंग इज, इफ यू टॉक अबाउट द फ्रैक्चर ऑफ द ऑलिक्रनन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे देखा वी सॉ द डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो. तो यहाँ पे कोई फ्रैक्चर नहीं था, देयर वाज ओनली द डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो, in which there was bowstringing of the tricep. The tricep was very much palpable, prominent. ठीक है, but here we can see if there is a fracture of the olecranon process. So again we know that the tricep has its attachment on the olecranon process, and if there is a fracture, so in this case a contraction of the tricep, जो contraction of tricep होगा, that will not allow the olecranon process or the ulna to reunite, है ना. सबको ये चीज़ समझ आ रही है? There will be a constant, you can say, contraction of the tricep, and because of that we will see कि हमारा जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में फ्रैक्चर साइट पे कंटिन्यूस यहाँ पे हमारा डिस्ट्रैक्शन रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी वोंट बी एबल टू गेट यू कैन से सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे वापस हमें रीअलाइनमेंट एंड वापस बोन हीलिंग हमें नहीं देखने को मिलेगी. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट नाउ द थिंग इज़ कि इस केस में हमें इसको इमोबिलाइज कैसे करना चाहिए. लेकिन जैसे नॉर्मल अगर हम एल्बो फ्रैक्चर्स की अगर हम बात करते हैं, तो इन दैट केस वी कैन सी, कैन एनीवन टेल मी कि नॉर्मल अगर हम एल्बो फ्रैक्चर्स अगर होता है हमारा, तो उस केस में हम एल्बो को किस रेंज ऑफ मोशन में इमोबिलाइज करते हैं, कितना डिग्री ऑफ फ्लेक्शन में इमोबिलाइज करते हैं? 90. ऑलमोस्ट 90 डिग्री. इसका रीज़न कोई बता सकता है? इसका रीज़न एक तो ये कि हमारा जो मसल की अगर हम बात करते हैं, हमने बात करी थी ना कि कोई भी मसल अगर होता है, तो हर मसल अपना मोस्ट एफिशिएंट काम कौन से रेंज में करता है. एक तो मसल का आउटर रेंज है, एक मिड रेंज है,
एंड एक इनर रेंज है। तो मिड रेंज में ना, मिड रेंज में मसल अपना मोस्ट एफिशिएंटली काम करता है ना, ठीक है। एंड उसके अलावा वी कैन सी कि एल्बो का अगर हम मैक्सिमम क्लोज पैक पोजीशन एंड मैक्सिमम लूज पैक, मतलब दोनों में अगर हम प्लेस करते हैं तो मैक्सिमम क्लोज पैक पोजीशन में अगर हम इमोबिलाइज करेंगे उस जॉइंट को ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ, तो इन डैट केस जॉइंट स्टिफनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। एंड अगर मैक्सिमम लूज पैक पोजीशन में अगर उसको इमोबिलाइज करेंगे तो वहाँ पे वापस रीयूनाइट इतना स्ट्रांगली नहीं होगा। तो इसलिए इन मिड ऑफ मैक्सिमम क्लोज एंड मैक्सिमम लूज पैक पोजीशन हम उसको प्लेस करते हैं, ताकि वहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री मतलब बोन जो है वो हीलिंग भी हो, एंड उसके अलावा मसल स्ट्रेंथ जो है वो इतना लॉस भी ना हो। मतलब अगर हमने फुल मसल को स्ट्रेस्ड पोजीशन में रखा तो इन डैट केस मसल स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगा, एंड मसल को अगर कंप्लीटली हमने कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, अगर हमने कंप्लीट कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में अगर हमने एल्बो को फ्लेक्स किया तो इन डैट केस बाइसेप मसल जो है डैट विल कम इनटू कॉन्ट्रैक्चर। तो इसलिए हम मिड रेंज में इसको इमोबिलाइज करते हैं, सो डैट मसल स्ट्रेंथ हम जितनी प्रिवेंट कर सके उतनी कर सकते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ ऑलिकुलर फ्रैक्चर, अगर यहाँ पे फ्रैक्चर है तो इन दैट केस ऑफ कोर्स हमारा ट्राइसेप इससे अटैच हो रहा है, तो इन दैट केस अगर हमें इसको इमोबिलाइज करना है तो हम इसको 30 डिग्री, ऑलमोस्ट जस्ट 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्जन पे इसको हम इमोबिलाइज करेंगे। कैन एनीवन टेल मी द रीज़न कि व्हाई ओनली 30 डिग्री ऑफ एल्बो फ्लेक्जन? मतलब अगर अगर ऑलिकुलर का फ्रैक्चर है जिसके साथ हमारा ट्राइसेप अटैच होता है तो हम सिर्फ 30 डिग्री ऑफ एल्बो फ्लेक्जन पे ही इसको इमोबिलाइज करते हैं, 90 डिग्री पे नहीं करते। इसका रीज़न कोई बता सकता है? देखो, here it is done at 30 degree of flexion, ठीक है। because 30 degree of flexion पे what we see that the tricep is in rest relaxed position ना। मतलब अगर अगर हम इसको completely let's say अगर हमारा ऑलिकुलर फ्रैक्चर है and if we bring the elbow all the way into 90 degree of flexion and then we immobilize it, है ना, तो in that case we can see there is this tricep, and the tricep contraction of tricep will try to pull the fragment of the olecranon, है ना। एंड उस केस में हमारा olecranon का जो reunion है वो इतना efficiently नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो because of that we can see that we just flex it for 30 degree and after that we immobilize it, ताकि there is not sufficient contraction of the tricep and which will eventually distract or you can say displace the fragment of the olecranon process। सबको ये चीज़ समझ आई कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, ओके Yes, sir. ओके। सो दैट्स वाई जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये थोड़ा सा अलग है ना बाकी सबसे, तो इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दैट ओनली 30 डिग्री, मतलब एल्बो को से 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन में वी इमोबिलाइज इट, किस केस में? व्हेन देयर इज अ फ्रैक्चर ऑफ द ऑलिकुलर प्रोसेस, सो एज टू एलिमिनेट द दिस थिंग, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ट्राइसेप विच विल टेंड टू डिस्प्लेस द फ्रैक्चर्ड फ्रेगमेंट ऑफ द ऑलिकुलर प्रोसेस, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि 30 डिग्री सिर्फ इस पोजीशन में ही हम इसको वो रख रहे हैं। एंड इसके अलावा देर आर यू कैन डिवाइड इट इंटू 3 डिफरेंट टाइप्स, मतलब ऑलिकुलर प्रोसेस का फ्रैक्चर। द टाइप 1 इज जस्ट अ क्रैक, टाइप 2 इज देर इज स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, एंड टाइप 3 इज देर इज अ कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर अगर हो रहा है। तो कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर अगर हो रहा है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर? कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर क्या है? सब बहुत सेगमेंट में फ्रैक्चर। हाँ हाँ, मतलब काफ़ी फ्रेगमेंट्स में अगर ब्रेक कर जाता है स्ट्रक्चर, तो कम्युनिटेड टर्म कहाँ से आया होगा? कम्युनिटी से ना। कम्युनिटी हम टर्म यूज़ करते हैं ना। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी मतलब एक जगह पे बहुत सारे लोग जब रहते हैं उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। तो लाइक वाइज वहाँ से ये टर्म निकल के आया कम्युनिटेड, है ना। तो कम्युनिटेड मीन्स बहुत सारे फ्रेगमेंट्स। तो देर इज़ अ रीज़न फॉर एवरीथिंग कि हर ये अगर टर्म दिया हुआ है तो उसका रीज़न है, कहीं ना कहीं से वो टर्म निकल के आया है ना। तो यहाँ पे कम्युनिटेड मीन्स कि अलग अलग फ्रेगमेंट्स, मतलब बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हमारे पास एज अ होल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ठीक है। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन, द फ्रैक्चर ऑफ द ऑलिकुलर प्रोसेस, यस सर। ठीक है। ओके नाउ कमिंग अप टू द फ्रैक्चर ऑफ द फोर आर्म बोन्स। हमने मॉन्टेजिया एंड गलेजी फ्रैक्चर, जब हमने एपोनिम पढ़ा था, वी टॉक्ड अबाउट द मॉन्टेजिया एंड द गलेजी फ्रैक्चर। हमने देखा था कि वहाँ पे दीज टू टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स आर यू कैन से एज अ कपल, है ना, मतलब कि हमारा मॉन्टेजिया फ्रैक्चर एंड गलेजी फ्रैक्चर एज अ होल, मतलब एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से अपोजिट है, ऐसे हम कह सकते हैं। मतलब मॉन्टेजिया फ्रैक्चर अगर हम देखते हैं तो हियर वी कैन सी प्रॉक्सिमल अल्ना, है ना। तो देर इज अ फ्रैक्चर ऑफ द अपर थर्ड ऑफ द अल्ना, along with that there is dislocation of the proximal रेडियो अल्ना जॉइंट, और यू कैन से प्रॉक्सिमल रेडियस, है ना। तो प्रॉक्सिमल अल्ना का फ्रैक्चर along with that हेड ऑफ रेडियस का डिसलोकेशन,
एंड लाइकवाइज इसी का कॉन्ट्री अगर हम देखते हैं, अगर हम डिस्टल देखें तो डिस्टली रेडियस का फ्रैक्चर अलॉन्ग विद दैट डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट का डिसलोकेशन, दैट इज कॉल्ड एज गलेजी फ्रैक्चर, ठीक है। तो मॉन्टेजिया एंड गलेजी फ्रैक्चर दोनों एक दूसरे का मतलब काउंटर अपार्ट है ना, एंड यू कैन से प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फोर आर्म पे हमारा मॉन्टेजिया फ्रैक्चर हो रहा है एंड डिस्टल पार्ट ऑफ फोर आर्म पे हमारा गलेजी फ्रैक्चर है। इसके अलावा मैंने गलेजी साइन भी एक बार डिस्कस किया था, मतलब अभी हमें पढ़ना है आगे, लेकिन मैंने डिस्कस किया था गलेजी साइन। यस सर। हाँ निशा, बच्चों की हाँ इन केस ऑफ कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, ठीक है। टर्म यूज़ करना शुरू करो, मतलब लेमैन टर्म मत यूज़ करो, जितना जितना टर्मिनोलॉजी यूज़ करोगे ना उतना ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा, मतलब है ना यूज़ करना। तो क्या मतलब कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप में अगर हम देखते हैं, इफ वी फ्लेक्स द है ना द नी एंड द हिप जॉइंट एंड इफ द चाइल्ड इज इन सुपाइन लाइंग पोजीशन, इन दैट केस इफ वी कंपेयर द हाइट ऑफ बोथ द नीज, है ना, तो अगर जिस नी का हाइट हमें कम देखने को मिलता है, दैट इज इट मीन्स वो पर्टिकुलर टाइप का साइड का जो हिप जॉइंट है वो डिसलोकेशन में प्रेजेंट है ना, कंजेनाइटल डिसलोकेशन में, तो दैट इज कॉल्ड एज गलेजी साइन। आई होप सबने नोटिस किया, तो मैंने इमेज दिखाई थी, आई थिंक दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी इमेज गलेजी साइन दिखाया की, था। दिखाई थी ना। ओके स्टिल अगर आपको डाउट है तो जस्ट एक बार आप गूगल करना गलेजी साइन, आप देखना कि उसमें हाइट ऑफ जो अफेक्टेड हिप जॉइंट है उस साइड का जो हाइट ऑफ जो नी होगा वो दैट विल बी अ बिट लेस देन दिस थिंग। यहाँ पे तो कहीं नहीं होगा, आई थिंक आगे कहीं मिलेगा। ओके तो दैट वाज ऑल अबाउट ओके, तो मॉन्टेजिया एंड गलेजी, एंड अगेन वी कैन सी, देखो यहाँ पे अगेन वी कैन सी द एक्सटेंशन टाइप एंड द फ्लेक्शन टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंशन टाइप इज द कॉमनर वन, हर जगह पे आपको एक्सटेंशन टाइप कॉमन मिलेगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट again if the angulation is on the dorsal side, towards the dorsal side, that is called as the flexion type, and if the angulation is towards the ventral side, that is called as the extension type, है ना। अगेन इसको आप एल्बो से ही मतलब आप वैसे रखो कि देखो एल्बो अगर हम फ्लेक्स करते हैं तो एंगुलेशन जो फॉर्म होता है वो हमारा डॉर्सल साइड ऑफ होल स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट हो रहा है ना। तो लाइकवाइज अगर लेट्स से फोर आर्म पे फ्रैक्चर हो रहा है एंड एंगुलेशन इस तरह से फॉर्म होता है, मतलब पीछे की तरफ एंगुलेट हो जा रहा है, तो इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन टाइप, है ना। एंड अगर ऐसी एंगुलेशन अगर आगे की तरफ मतलब पूरे स्ट्रक्चर के वेंट्रल साइड की तरफ हमारा एंगुलेशन फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन टाइप, उसको हम एक्सटेंशन टाइप बोलेंगे, ठीक है। सबको समझ आया ये चीज़, यस सर। ठीक है। ओके एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर इफ वी सी इट हेयर, तो यहाँ पे ये हमारा डॉर्सल व्यू है, दिस इज द डॉर्सल व्यू। ये मतलब इस तरह से फोर आर्म को रखा हुआ है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है, एंड उसके बाद में यहाँ पे हमारा ये अल्ना है एंड ये हमारा रेडियस है, एंड आई थिंक ये मेरे ख्याल से राइट साइड का फोर आर्म हम देख रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये राइट साइड का। अगर आप अपना फोर आर्म प्लेस कर सकते हो ऐसे, मतलब आप अगर अपना राइट हैंड का फोर आर्म अगर ऐसे प्लेस करोगे तो यू विल सी दिस इज द डॉर्सल साइड, दिस इज द अल्ना एंड दिस इज द रेडियस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बेसिकली व्हाट हम यहाँ पे क्या देखना चाह रहे हैं, ओके तो बेसिकली व्हाट वी वांट टू सी हियर कि ये अगर डॉर्सल साइड है एंड इफ द एंगुलेशन इज बीइंग फॉर्म्ड ऑन द टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड, तो ये कौन सा टाइप का होगा, फ्लेक्शन टाइप की एक्सटेंशन टाइप? हाँ दिस इज द फ्लेक्शन टाइप होगा। तो मेरे ख्याल से जितना मेरे को समझ आ रहा है, दिस इज सपोज टू बी द फ्लेक्शन टाइप, जहाँ पे एंगुलेशन इज बीइंग फॉर्म्ड डॉर्सली ऑन द डॉर्सल टुवर्ड्स द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके तो मॉन्टेजिया एंड गलेजी, एंड ओके नाउ कमिंग अप टू द कॉलीज फ्रैक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट कॉमनली कॉलीज फ्रैक्चर का दूसरा नाम मतलब होता है ना, एक टाइप का डिफॉर्मिटी हम इसमें देखते हैं, डिनर फॉग डिफॉर्मिटी। वाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलीज फ्रैक्चर क्या है, कॉलीज फ्रैक्चर मीन्स देर इज अ डिस्टल, यू कैन से डिस्टल पार्ट ऑफ रेडियस एट द कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन। एक मैंने बताया था अगर किसी भी बोन में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इस तरह से दैट विच इज द पार्ट ऑफ द बोन विच मोस्ट कॉमनली गोज इनटू फ्रैक्चर, तो दैट इज सपोज टू बी द कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन। कॉर्टिको कैंसलस मीन्स हमारा, अगर हम कॉर्टिकल बोन की बात करते हैं, कॉर्टिकल बोन कौन सा बोन है, आउटर स्ट्रॉन्ग बोन की इनर सॉफ्ट बोन? outer strong bone. So we can see in most of the long bones, not all but at least in most of the long bones we can see that outer shaft of the bone or the diaphysis of the bone is has this outer cortical strong bone, है ना। लेकिन इस particular region तक up to the metaphyseal region or you can say up to the epiphyseal region we see कि हमारा cortical bone end हो जाता है and after that it is all the cancellous bone।
तो इसका मतलब ऑफ कोर्स हमारा एक रीजन तक आउटर हार्ड बोन प्रेजेंट है, उसके बाद सारा हमारा कैंसलस बोन प्रेजेंट है. इट इज समथिंग समथिंग लाइक लेट्स से ये फ़ोन है एंड इसका इस फ़ोन का कवर जो है वो कहीं यहाँ तक प्रेजेंट है. अब इस इतने रीजन पे फ़ोन का कवर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इतने रीजन पे फ़ोन का कवर प्रेजेंट है. अब इस फ़ोन के ऊपर अगर मैं कंटिन्यूस फोर्सेस लगाता हूँ, तो मोस्ट कॉमनली ये फ़ोन कहाँ से ब्रेक करना चाहिए, इस पर्टिकुलर जंक्शन पे ना, जहाँ पे मेरा हार्ड सब्सटेंस जो है वो एंड हो रहा है एंड सॉफ्ट पार्ट ऑफ द जो है वो स्टार्ट हो रहा है. दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्टिको कैंसलस. कॉर्टिकल बोन एंड हो रही है एंड कैंसलस बोन स्टार्ट हो रही है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन एंड दैट इज द रीजन जहाँ पे वी कैन सी मोस्ट कॉमनली हमें फ्रैक्चर ओके वहाँ पे देखने को मिल सकता है. ठीक है, दैट इज द कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन. सबको चीज़ समझ आई, कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन. Yes, sir. ठीक है, ओके. एंड इफ देर इज अ फ्रैक्चर एट द कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन ऑफ द रेडियस, तो इन दैट केस वी सी कि डिस्टल फ्रैगमेंट ऑफ द रेडियस जो है, मोस्ट कॉमनली इसका और भी मूवमेंट होती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली वी सी देर इज अ डॉर्सल शिफ्ट एंड डॉर्सल टिल्ट है ना. डॉर्सली एक तो शिफ्ट कर गया, एज अ होल पूरा स्ट्रक्चर शिफ्ट कर गया डॉर्सली, एंड उसके अलावा टिल्टिंग भी हमें डॉर्सली देखने को मिली, एंड उसके अलावा प्रॉक्सिमल शिफ्ट भी है. प्रॉक्सिमल मीन्स दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द बोन, दिस इज द डिस्टल पार्ट ऑफ द बोन ना. तो थोड़ा सा प्रॉक्सिमली भी मूव कर जाता है, थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर जाता है. एंड दैट इज द रीज़न कि अगर हम स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस की अगर हम बात करें, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द टर्म स्टाइलॉइड प्रोसेस. स्टाइलॉइड Yes, sir. प्रोसेस है ना, डिस्टल मोस्ट पार्ट ऑफ द रेडियस है ना. स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस को अगर हम कंपेयर करते हैं विद द डिस्टल मोस्ट पार्ट ऑफ द अल्ना, तो इन दैट केस वी कैन सी देर इज ऑलमोस्ट अ डिस्टेंस, मतलब नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में देर इज अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट. बट वी कैन सी कि इफ बिकॉज ऑफ कॉलीज फ्रैक्चर द डिस्टल फ्रैक्चर्ड फ्रैगमेंट जो है इट मूव्स प्रॉक्सिमली. तो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी डिस्टल मोस्ट फ्रैगमेंट और डिस्टल मोस्ट पार्ट्स ऑफ द रेडियस एज वेल एज अल्ना दोनों एक लाइन के अलॉन्ग आ जाते हैं. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये कम हो जाता है एंड बोथ ऑफ देम कम ऑलमोस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन. ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो इट मीन्स देर इज अ प्रॉक्सिमल शिफ्टिंग, अलॉन्ग विद दैट देर इज अ डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ है ना, पॉस्टीरियर साइड की तरफ, उस स्ट्रक्चर का पॉस्टीरियर साइड की तरफ हमारा टिल्टिंग एंड शिफ्टिंग देखने को मिलता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी दैट इज कॉल्ड एज द डिनर फोक डिफॉर्मिटी. ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट वी कैन सी कि एक तो प्रॉक्सिमल शिफ्ट तो है ही, तो प्रॉक्सिमल शिफ्ट वी कैन सी फ्रॉम बोथ द व्यूज है ना. एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू से भी हम प्रॉक्सिमली शिफ्ट होता हुआ देख सकते हैं, एंड लैटरल व्यू से ऑल्सो वी कैन सी इट शिफ्टिंग टूवर्ड्स द प्रॉक्सिमल साइड. बट इफ यू टॉक अबाउट द डॉर्सल टिल्ट, तो डॉर्सल टिल्ट हम लैटरल व्यू से देख सकते हैं ना. ओनली फ्रॉम द लैटरल व्यू वी कैन सी कि इट टिल्ट्स डॉर्सली एंड इट शिफ्ट्स ऑल्सो डॉर्सली. ठीक है, शिफ्टिंग इज दिस, टिल्टिंग इज दिस है ना, घूम जाना एंड ये उस तरफ मूव करना है ना. तो दिस इज टिल्टिंग एंड दिस इज शिफ्टिंग. लाइकवाइज रेडियल साइड की तरफ भी ये शिफ्ट कर जाता है एंड टिल्ट कर जाता है. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी दिस डिनर फॉक डिफॉर्मिटी. तो अब अगर डिनर फॉक डिफॉर्मिटी अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स वी विल गो फॉर द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ना. कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हम फर्स्ट ऑफ ऑल करना चाहेंगे, एंड फॉर द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट व्हाट वी विल डू, वी विल डायरेक्टली पुट अ प्रेशर ऑन द डिस्टल स्ट्रक्चर जो कि हमारा डॉर्सली शिफ्ट एंड टिल्ट कर गया है. तो उसके ऊपर वी विल जस्ट पुट अ प्रेशर एंड वी विल ट्राई टू रिड्यूस इट और तो रीअलाइन इट है ना. तो इसको जो डिस्टल फ्रैगमेंट जो है उसको हम वापस अपनी जगह पे लाएंगे. बोन फ्रैक्चर रिडक्शन वहाँ पे हम करना चाहेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल अप्लाई अ कॉलीज कास्ट है ना. वी विल अप्लाई अ कॉलीज कास्ट एंड आफ्टर दैट वी विल वेट फॉर द टाइम अंटिल हमारा कैलस फॉर्मेशन वाला स्टेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है. वंस वी हैव अचीव द कैलस फॉर्मेशन स्टेज, आफ्टर दैट वी कैन इवन रिमूव द कॉलीज कास्ट है ना. तो आफ्टर दैट वी विल सी कि हमारा बोन जो है, जो स्ट्रक्चर जो है वो वापस अपना सफिशेंट हीलिंग जो है वो शो कर चुका है. ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द कॉलीज फ्रैक्चर. किसी को डाउट इसमें? No, ठीक sir. है, कॉलीज फ्रैक्चर. एंड उसी का काउंटर जो है दैट इज कॉल्ड एज द स्मिथ्स फ्रैक्चर, जिसमें अगेन सेम फ्रैक्चर है, सेम टाइप का फ्रैक्चर है, बट द ओनली डिफरेंस इज द डिस्टल फ्रैगमेंट मूव्स वेंट्रली. जैसे यहाँ पे हमारा पीछे की तरफ डॉर्सल साइड की तरफ मूव कर गया था. इन द स्मिथ्स फ्रैक्चर वी कैन सी इट इज द रिवर्स ऑफ कॉलीज फ्रैक्चर, एंड वेयर वी विल सी द डिस्टल फ्रैगमेंट इन डिस्पाइट ऑफ मूविंग डॉर्सली इट मूव्स और शिफ्ट्स वेंट्रली, नीचे की तरफ इस तरह से शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द स्मिथ्स फ्रैक्चर, सिंपल, नथिंग एल्स. ठीक है, दैट इज द स्मिथ्स. तो इट मीन्स जस्ट इसको आप कहीं पे ऐसे नोट करो कुछ भी कि हमारा मॉन्टेजिया एंड गलेजी फ्रैक्चर इंटरलिंक्ड है.
लाइकवाइज हमारा कॉलीज फ्रैक्चर एंड स्मिथ्स फ्रैक्चर इंटरलिंक्ड है। ऐसे ही हमारा एक कौन सा था, कौन सा, कॉटन्स फ्रैक्चर एंड पॉट्स फ्रैक्चर। कैन एनीवन टेल मी, किसी को याद है? पॉट्स फ्रैक्चर, Triangular fracture, हाँ पॉट्स cotton फ्रैक्चर, हाँ was एग्जैक्ट, bimanual fracture. एग्जैक्टली पॉट्स फ्रैक्चर हमारा बाय मैल्यूलर एंड ट्राई मैल्यूलर, जहाँ पे हमारा बोथ लैटरल एंड मीडियल मैल्यूलर है अलॉन्ग विद दैट हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टीबिया एज वेल इन्वॉल्व है। तो ट्राई मैल्यूलर हमारा कॉटन्स फ्रैक्चर। ऐसे ही और भी कोई याद आ रहा है फ्रैक्चर? ऐसे ऐसे और भी फ्रैक्चर्स है जो कि हमारा मतलब इंटरलिंक्ड है आपस में ना, तो उस तरह से यू कैन रिमेंबर इट, ठीक है। तो दैट इज द दिस थिंग, द कॉलीज एंड द स्मिथ्स फ्रैक्चर। ओके, नाउ कमिंग अप टू द बार्टन्स। देखो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ना, इस हम के नाम हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ओके, तो बार्टन्स फ्रैक्चर मीन्स हमने यहाँ पे देखा था दैट इंट्रा आर्टिकुलर, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर मीन्स द फ्रैक्चर लाइन पासिस थ्रू द आर्टिकुलर सरफेस है ना, आर्टिकुलर रीजन के थ्रू हमारा फ्रैक्चर लाइन पास करता है, दैट इज कॉल्ड एज द इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। एंड इफ द इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस अगर हम देखते हैं, देखो यहाँ पे इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर नहीं हो रहा था, यहाँ पे जो फ्रैक्चर लाइन था दैट वाज एट द कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन, बट आर्टिकुलर सरफेस ऑफ रेडियस के थ्रू फ्रैक्चर लाइन पास नहीं कर रहा था, neither in the Colles fracture nor in the Smith's fracture, but in the Barton's fracture we can see the fracture line, it extends or it goes all the way up to the this thing, the articular surface of the radius, ठीक है, and that is called as the Barton's fracture, and it can be either anterior type or the posterior type. If the मतलब this is the anterior part and this is the posterior part, so we can see if the fracture line goes from the articular surface up to the anterior side, that is called as the anterior type, and अगर fracture line हमारा posterior side की तरफ जा रहा है, that is called as the posterior type. This is simple है ना। and along with that हमने scaphoid fracture की भी बात करी थी। देखो scaphoid fracture में this is important, this is the proximal pole of scaphoid, this is the waist of scaphoid, and again this is the distal pole of the scaphoid. तो we can see here कि हमारा proximal and distal pole of scaphoid जो होता है, इसके पास cortical और you can say hard bone present है, but waist of scaphoid के पास सिर्फ cancellous bone present है, and that is the reason कि why most commonly we see a fracture through the waist of scaphoid, and why again because of the fracture in the waist of scaphoid it goes into avascular necrosis है ना, ठीक है। एंड एक बार हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि स्कैफॉइड नाम क्यों दिया गया है इसको, हमने एक कंडीशन भी पढ़ी थी स्कैफॉइड स्कैपुला, किसी को याद है? Yes, support shape. हाँ बोट शेप है ना, बिकॉज ऑफ द बोट शेप, तो आई थिंक लैटिन ग्रीक किसी में इसको बोट को स्कैफॉइड कहते हैं, तो बिकॉज ऑफ डैट इसका जो बोट कुछ बोट शेप स्ट्रक्चर है, बिकॉज ऑफ डैट इट इज कॉल्ड एज स्कैफॉइड। एंड स्कैफॉइड स्कैपुला भी हमने देखा था, स्कैफॉइड स्कैपुला में विच पार्ट ऑफ द स्कैपुला वाज गेटिंग अफेक्टेड, लैटरल बॉर्डर या मीडियल बॉर्डर, किसको याद है? The medial border. एग्जैक्टली मीडियल बॉर्डर, ठीक है। मीडियल बॉर्डर जो कि कम्प्लीटली कॉन्वेक्स होता था, वो हमारा कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी की वजह से इट बिकम्स कॉनकेव, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स स्कैफॉइड शेप और बोट शेप, दैट इज कॉल्ड एज स्कैफॉइड स्कैपुला है ना। ये हमने आई थिंक सेकंड या थर्ड क्लास ऑफ एनाटॉमी में ही हमने डिस्कस, या मे बी पहली क्लास में हमने शायद डिस्कस किया था। ओके, तो ओके, एंड जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट ऑलवेज एन ऑब्लिक व्यू ऑफ एक्सरे इज टेकन फॉर ऑफ द रिस्ट फॉर इन केस ऑफ स्कैफॉइड फ्रैक्चर, ठीक है। ऑब्लिक, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया था कि विच व्यू, आई थिंक जामिया में आया था मेरे ख्याल से, दैट विच व्यू ऑफ द रिस्ट इज टेकन फॉर मतलब एक्सरे इन केस ऑफ एक्सरे फॉर इन केस ऑफ स्कैफॉइड फ्रैक्चर, तो दैट इज ऑब्लिक व्यू, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग अप टू द हैंड फ्रैक्चर, बस थोड़ा सा है, इसके बाद दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, हमारा पेल्विक फ्रैक्चर इंटरेस्टिंग है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आई थिंक दिस इज बिकमिंग अ बिट मोनोटोनस, इसको थोड़ा सा जल्दी कवर कर देते हैं। दिस इज देखो द बेनेट्स फ्रैक्चर एंड रोलैंडोस फ्रैक्चर। अगेन हमने एपोनिम्स पढ़े थे, तो जस्ट रिमेंबर इट फ्रॉम देयर ओनली कि बेनेट्स फ्रैक्चर क्या है एंड रोलैंडोस फ्रैक्चर क्या है। लेकिन हेयर वी कैन सी विद द इमेज एज वेल दैट बेनेट्स फ्रैक्चर, इफ अगेन देयर इज एन इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल। यहाँ तक अगर हम बार्टन्स फ्रैक्चर की बात कर रहे थे, अभी तक हम सिर्फ रेडियस पे थे, डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर हो रहा था, एंड इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ द रेडियस। इसके आगे अगर हम बेनेट्स फ्रैक्चर पे आ जाते हैं, तो बेनेट्स फ्रैक्चर में अगेन देयर इज इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, बट दैट इज ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल, ठीक है, अलॉन्ग विथ हमारा कार्पो मेटाकार्पल डिसलोकेशन, बट द फ्रैक्चर लाइन पासिस थ्रू द दिस थिंग first metacarpal, ठीक है, that is the Bennett's fracture dislocation, and the next one is the Rolando's. Again there is an intra-articular fracture across the base of first metacarpal, ठीक है। तो here we can see
थ्रू द बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल के थ्रू हमारा इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर अगर हो रहा है, तो देखो नाउ द डिफरेंस बिटवीन रोलैंडोज फ्रैक्चर एंड द बेनेट्स फ्रैक्चर इज कि यहाँ पे हेयर वी कैन सी देयर इज एन ऑब्लीक फ्रैक्चर, एक ऑब्लीक लाइन, जस्ट द वे हमने बार्टन्स फ्रैक्चर में देखा था, एक ऑब्लीक लाइन हमें देखने को मिल रहा था. इफ देयर इज एन ऑब्लीक इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल, देन इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज द बेनेट्स फ्रैक्चर. लेकिन उसके अलावा किसी भी टाइप का अगर हम फ्रैक्चर लाइन देखते हैं, मतलब लाइन ऑफ फ्रैक्चर की अगर हम बात करते हैं, एक्सेप्ट ऑब्लीक, अगर किसी और टाइप का अगर हम फ्रैक्चर देख रहे हैं थ्रू द base of first metacarpal and it is supposed to be an intra-articular fracture, तो then we call it as the Rollando's fracture. ठीक है, तो अगर Rollando's fracture अगर हम बोल रहे हैं तो there is no oblique fracture. oblique fracture सिर्फ हम देखते हैं in case of Bennett's fracture dislocation, लेकिन eventually दोनों हमारा base of first metacarpal के थ्रू होता है, एंड दोनों हमारा intra-articular fracture होते हैं. ठीक है, आई होप टिल नाउ वी आर क्लियर. ये सब हमारा रिपीट हो रहा है, ये हमने पहली स्लाइड में जो पढ़ा था एपोनिम्स, ये सारा हमारा वही है, सिर्फ इमेजेस के साथ में हमने देखा यहाँ पे. ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं? सर ओके, ठीक है. ओके, नाउ सर बॉटम्स फ्रैक्चर में ऑब्लिक नहीं रहता. हाँ, बॉटम्स फ्रैक्चर में ऑब्लिक फ्रैक्चर नहीं रहता. बार्टन्स फ्रैक्चर में अगर हम देखते तो बार्टन इसकी बात कर रहे हो ना? ओके, अगेन यहाँ पे ऑब्लिक फ्रैक्चर रहेगा ना, मतलब फ्रैक्चर लाइन जो होगा वो हमारा पास करेगा थ्रू द इंट्रा आर्टिकुलर रीजन, एंड द फ्रैक्चर इज सपोज टू बी ऑब्लिक. तभी तो हम बोलेंगे या तो ये एंटीरियर साइड जा रहा है या फिर पोस्टीरियर साइड जा रहा है, बट द फ्रैक्चर इज सपोज टू बी एन ऑब्लिक लाइन ना. ठीक है, ऑब्लिक लाइन फ्रैक्चर ही हम देखते हैं बार्टन्स फ्रैक्चर में भी. ठीक है, एंड उसके अलावा हमारा बेनेट्स फ्रैक्चर डिसलोकेशन में भी. ठीक है, तो एंड इसके अलावा सिर्फ रोलैंडोज फ्रैक्चर में हमारा ऑब्लिक फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन वो दोनों हमारा बेनेट्स एंड रोलैंडोज दोनों हमारा फर्स्ट मेटाकार्पल के बेस के थ्रू पास होता है, एंड दोनों हमारा इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है. ओके, नाउ कमिंग अप टू द पेल्विक फ्रैक्चर. देखो ये चीज़ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल पेल्विक फ्रैक्चर, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमारा पेल्विस बनाते हैं? कौन कौन इलियम, से? इस्कियम, प्यूबिस. प्यूबिस, एंड along with that sacrum as well ना. सैक्रम. हाँ, सैक्रम एज वेल. ठीक है, एंड कॉक्सिजियल बोन्स भी हमारे साथ में, तो वी कैन सी एज अ होल हमारा ये मतलब इन बोथ द इनोमिनेट बोन्स जो कि हमारा एलियम प्यूबिसिशियम से बनता है, एंड अलॉन्ग विद दैट हमारा सैक्रम है ना, वो हमारा पेल्विस फॉर्म करता है. तो नाउ वी कैन डिवाइड इनटू 3 टाइप्स, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी. आई थिंक बुक में टाइप ए में सिर्फ सब टाइप्स A1 A2 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे A3 की भी बात की गई है इस इमेज में. लेकिन उसके अलावा बाकी सब में वी कैन सी, तो वी कैन सी कि हर टाइप का मतलब A B C हर एक का 3 सब टाइप्स है. A1 A2 A3, वैसे B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ए है क्या? टाइप ए अगर हम बात करते हैं फ्रैक्चर की, तो वी कैन सी अगेन यहाँ पे फ्रैक्चर लाइन तो पास कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं फ्रैक्चर है, मतलब मे बी इलियक विंग के ऊपर फ्रैक्चर है, या फिर हमारा इलियक पेल्विक रिंग के थ्रू. दिस इज कॉल्ड एज पेल्विक रिंग. ये हमारा जो इनर लाइन होता है दैट इज कॉल्ड एज द पेल्विक रिंग. एंड कोई भी फ्रैक्चर लाइन इफ इट पासिस ऑल द वे अप टू द पेल्विक रिंग, या फिर पेल्विक रिंग को अगर अफेक्ट कर रही है, तो इन दैट केस वी कैन से कि वो हमारा मतलब पेल्विक रिंग तक मतलब वो जा रहा है. ठीक है, फिर वी कैन से जैसे A2 में लिखा हुआ है पेल्विक रिंग इज ऑल्सो फ्रैक्चर्ड बट अनडिस्प्लेस्ड. ठीक है, एंड हेयर वी कैन सी A3 मतलब देयर इज अ ट्रांसवर्स फ्रैक्चर लाइन थ्रू द सैक्रम और द कॉक्सिक्स. ठीक है, तो अगेन हमारा फ्रैक्चर तो हो रहा है कहीं ना कहीं मतलब पेल्विस में, लेकिन इवेंचुअली जो स्टेबिलिटी ऑफ पेल्विस है वो इंटैक्ट है, अनलाइक टाइप बी, टाइप सी. यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रैक्चर जो हुआ उसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा एक साइड का इनोमिनेट बोन ही मतलब ओपन अप हो गया है ना. तो हेयर वी कैन सी अगेन ये सब हमारा अनस्टेबल है. टाइप सी भी हमारा हाईली अनस्टेबल है, लेकिन टाइप ए की अगर हम बात कर रहे हैं, हेयर वी कैन सी कि ये दिस इज रियली स्टेबल बट स्टिल देर इज फ्रैक्चर. ठीक है, तो टाइप ए में वी कैन सी टाइप ए में इट इज स्टेबल, टाइप बी में इट इज़ नॉट स्टेबल, एंड टाइप सी में अगेन इट इज़ नॉट स्टेबल. अब अगर टाइप बी एंड टाइप सी की अगर हम बात करते हैं, तो टाइप बी में वी कैन सी यहाँ पे लिखा रहता है कि इट इज़ रोटेशनली अनस्टेबल एंड वर्टिकल स्टेबल. इट मीन्स कि एनी फ्रैक्चर ऑफ द पेल्विस बिकॉज ऑफ दैट हमारा एज अ होल लाइक अ बुक और लाइक अ बकेट यू कैन से
हमारा पूरा पेल्विस जो है वो ओपन अप हो रहा है, मतलब अगर मैं यहाँ पे एरो बनाना चाहूँगा इस पेल्विस इस इनोमिनेट बोन के ओपन अप होने के लिए, तो देर शुड बी अ रोटे ऐसा कुछ एरो बनेगा ना, मतलब इस तरह का एरो बनेगा। एंड इट मीन्स कि हमारा इस डायरेक्शन में ओपन अप हो रहा है, इट मीन्स कि रोटेशनली घूम के हमारा ओपन अप हो रहा है एक साइड का इनोमिनेट बोन, एंड दैट विल बी टाइप बी। एंड टाइप सी की अगर हम बात करें तो इट मीन्स कि रोटेशनल इंस्टेबिलिटी होगी, इसके अलावा वर्टिकल इंस्टेबिलिटी भी होगी। मतलब हेयर वी कैन सी, अगर इस इनोमिनेट बोन की हम बात करते हैं, तो अगर इस पूरे पेल्विस की अगर हम बात करें तो ये वाला इनोमिनेट बोन, राइट साइड इनोमिनेट बोन इज इन रोटेशनल इंस्टेबिलिटी, ये ओपन अप हो रहा है लाइक अ बुक, है ना, घूम के ओपन अप हो रहा है। एंड लेफ्ट साइड इनोमिनेट बोन जो है ये हमारा वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारा पूरा मतलब वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग हमारा अप या डाउन मूव करेगा एज अ होल, ठीक है। रोटे घूम के ओपन अप नहीं होगा, बट वर्टिकली ये अप या डाउन मूव करेगा। तो इट मीन्स अगर वर्टिकल इंस्टेबिलिटी भी है तो देन वी हैव टू प्लेस इट अंडर टाइप सी, ठीक है। तो इफ देर इज अ रोटेशनल एज वेल एज वर्टिकल इंस्टेबिलिटी वी कॉल इट एज टाइप सी पेल्विक फ्रैक्चर। अगर सिर्फ रोटेशनल इंस्टेबिलिटी है दैट इज टाइप बी, एंड इफ देर इज नो इंस्टेबिलिटी ओनली सिर्फ एक फ्रैक्चर लाइन प्रेजेंट है दैट देन वी कॉल इट एज टाइप ए। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ द थिंग इज कि टाइप ए में अगर हम बात करें टाइप A1 A2 A3, इफ ओनली द पेल्विक विंग, अगर पेल्विक विंग, दिस इज कॉल्ड एज द पेल्विक विंग ना, ठीक है। अगर सिर्फ पेल्विक विंग अगर हमारा, या इलियक विंग भी इसको हम कहते हैं, ठीक है, तो इलियक विंग या पेल्विक विंग अगर हमारा इन्वॉल्व है ना, एंड नॉट द पेल्विक रिंग, देन वी कॉल इट एज A1, ठीक है, टाइप A1। A2 मीन्स कि फ्रैक्चर लाइन हैज़ पास्ड एंड इट हैज़ अफेक्टेड द पेल्विक रिंग एज वेल, ये हमारा पेल्विक रिंग है, एंड पेल्विक रिंग हमारा वहाँ तक फ्रैक्चर लाइन पास हो रहा है, दैट इज द A2। एंड इफ द फ्रैक्चर लाइन पासिस थ्रू द सैक्रम और द कॉक्सिस दैट इज कॉल्ड एज द A3, ठीक है। इसके बारे में किसी को आइडिया है? हमारा पेल्विक रिंग के शेप के अकॉर्डिंग भी हम अलग अलग टाइप के पेल्विस की बात करते हैं, किसने, Yes, sir. है ना? Gynoid. हाँ, Record Android एंड्रॉयड हो गया, एंड हाँ और कौन कौन से होते हैं? होते हैं। Four types are android, gynoid. गाइनोइड, हाँ। एंड्रॉयड आई थिंक मेल्स, मतलब बहुत कॉमनली हमारा एंड्रॉयड टाइप का होता है ना, आई थिंक मेरे ख्याल से सब मेल में होता है। मेल्स में एंड्रॉयड टाइप होता है ना, है ना। इसके अलावा मतलब डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द पेल्विक रिंग की वेदर इट इज ओवल और यू कैन से ट्रायंगुलर इन शेप, या फिर अलग अलग शेप्स होते हैं, तो दैट अकॉर्डिंग टू दैट वी डिफ्रेंशिएट कि हमारा अलग अलग टाइप का पेल्विक रिंग की हम बात करते हैं, है ना। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दैट अगेन इट मतलब जो अगर हम फीमेल्स की बात करें तो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन वी कैन सी कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेल्विक शेप्स कैन इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन ना, इट कैन अफेक्ट इट। तो उसके अकॉर्डिंग भी वी कैन सी दिस, है ना। तो इवन इन फीमेल्स ऑल्सो वी कैन सी कि हम एंड्रॉयड टाइप ऑफ पेल्विक रिंग का शेप भी देख सकते हैं, इवन सम फीमेल्स, है ना, ठीक है। ओके, तो बेसिकली दिस इज टाइप 8 A1 A2 A3। नाउ कमिंग अप टू दिस थिंग दैट इज टाइप बी। तो टाइप बी में वी कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सिर्फ एक साइड इन नॉमिनेट बोन, फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्रैक्चर लाइन शुड पास थ्रू द प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस है। if the fracture line passes through the pubic symphysis and only on the one side मतलब unilateral side or only on one side we can see हमारा जो pelvis है वो rotational instability में जाता है, that is called as type B1। if again we can see कि एक ही side पे हमारा rotational instability है but the fracture line passes not through the pubic symphysis but through the this thing क्या कहते हैं इसको, pubic क्या नाम था, प्यूबिक ब्रांचेस जो थे, सुपीरियर रेमाई, है ना, प्यूबिक रेमाई, हाँ प्यूबिक रेमाई, सुपीरियर एंड इंफीरियर रेमाई, है ना। तो प्यूबिक रेमाई के थ्रू अगर फ्रैक्चर पास करता है एंड अगेन देर इज रोटेशनल इंस्टेबिलिटी बट वर्टिकली इट इज स्टेबल, कोई वर्टिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, वर्टिकली इट इज स्टेबल, देन वी कॉल इट एज B2। एंड अगेन वी कैन सी अगर ये वाली सेम चीज़ अगर हमें बायलैटरली देखने को मिलता है, मतलब पोस्टीरियरली हमारा SI जॉइंट पे भी एंड वेंट्रली हमारा क्या कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस पे भी, दोनों साइड पे हमारा मतलब बायलैटरली अगर हमारा रोटेशनल इंस्टेबिलिटी देन इट इज टाइप 3। मतलब अगर अगेन इफ द फ्रैक्चर लाइन इज थ्रू द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड यूनिलैटरल साइड पे अगर हमारा रोटेशनल इंस्टेबिलिटी दैट इज B1
बायलैटरल साइड पे अगर रोटेशनल इंस्टेबिलिटी दैट इज B3, एंड अगेन इफ देर इज यूनिलैटरल rotational instability, and if the fracture line passes through the pubic rami, then we call it as B2. ठीक है, एंड लाइकवाइज अगर हम यहाँ पे देखें तो अगेन टाइप सी में अब यहाँ पे हमारा रोटेशनल प्लस वर्टिकल इंस्टेबिलिटी दोनों में देखने को मिलेगा. तो इफ देर इज ओनली वर्टिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, ओनली ऑन वन साइड, ऑन यूनिलैटरल साइड, देन वी कॉल इट एज C1. If there is a rotational instability on one side and vertical instability on the other side, then that is type C2. And अगर C1 और C1 C2 दोनों में से कोई भी प्रेजेंट है, एंड along with that हमारा जो एसेटाबुलम है अगर वो भी अफेक्टेड है, तो देखो यहाँ पे अगर C1 या C2 दोनों का कोई भी टाइप हो सकता है, एंड along with that हमारा एसेटाबुलम का भी फ्रैक्चर अगर प्रेजेंट है, तो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू शो द एसेटाबुलम है. तो इफ द एसेटाबुलम इज ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड, देन वी कॉल इट एज टाइप C3. ठीक है, तो C3 में भी C1 और C2 होगा ही होगा. उसके अलावा along with that we will see the fracture through the acetabulum as well, that is the type C3. ठीक है, and C1 and C2 में भी C1 में there is only on the unilateral side there is vertical instability, and C2 में भी there is on one side there is vertical instability, along with that there is a rotational instability as well on the other side. ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, रोटेशनल इंस्टेबिलिटी इन टाइप कौन सा था, बी या सी? इन टाइप बी. एंड वर्टिकल है ना, हाँ, एंड वर्टिकल इंस्टेबिलिटी अलॉन्ग विथ रोटेशनल इंस्टेबिलिटी. ज़रूरी नहीं है कि हर बार रोटेशनल एंड वर्टिकल इंस्टेबिलिटी प्रेजेंट ही हो, लेकिन टाइप सी एज अ होल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें रोटेशनल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिल सकता है, वर्टिकल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिल सकता है, या फिर दोनों एक साथ भी देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, ओके, दैट इज टाइप सी. Okay, now coming up to this thing that is called as now we are supposed to talk about the how to manage this thing. तो first of all हमने straddle fracture की बात करी थी. Straddle fracture means if there is a fracture through the pubic rami, है ना, हाँ, rami, pubic rami fracture अगर होता है that is called as the straddle type of fracture. Now the thing is कि इसमें first of all हमें pelvis पे of course अगर pelvis if it is opening up, तो we need to put a lateral compressive force on the pelvis so as to close it, है ना. तो इसमें we can go for this hammock traction. Now again you need to remember the name traction, that is hammock traction, simple, जहाँ पे the individual is in supine lying position and we can see this both rudimentary type का basic type का mechanism है, and we can use two pulleys and the weight, and here because of the weight of this thing we can see it is trying to keep the pelvis closed, है ना. इसके अलावा we can use this thing that is external fixation. Let's say if because of any injury or because of any RTA जिसकी वजह से हमारा pelvic fracture हुआ है, there is extensive damage to the viscera or any structure, है ना, or let's say if there is any pathological condition as well जो कि यहाँ present है, तो in that case we must go for external fixation, जहाँ पे इसको open up नहीं करेंगे, बाहर से we will just fixate these fixators जिसमें we see these pins. इन pins को we call it as Schanz pins. Just remember the name, SHANZ, Schanz pins. ठीक है, ये pins हमारे हम insert करते हैं into the wing of the ilia and then eventually we make it stable. ठीक है, that is the external fixation. तो इसमें लेकिन इससे basically पहले हम we need to go for a conservative management. Conservative management में we are trying to close the pelvis, or you can say we are trying to bring the fractured or the fractured or the move जो हमारा fragment जो move कर गया है उसको हम वापस अपनी पोजीशन में लाना चाह रहे हैं, उसको हम रिडक्शन करना चाह रहे हैं. तो फॉर दैट देर इज़ अ मैकेनिज्म, देर इज़ अ मेथड टू डू दैट. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन मैनुअल प्रेशर, मतलब दोनों इलियम पे हम मैनुअल प्रेशर डालते हैं. ठीक है, मैनुअली वी आर पुटिंग अ प्रेशर ऑन द इलियम एंड देन वी आर ट्राइंग टू क्लोज इट, एंड आफ्टर दैट वी आस्क इमीडिएटली द पर्सन टू कम इन टू साइड लाइन पोजिशन ऑन द अनअफेक्टेड साइड. लेट्स से अगर राइट साइड अगर मेरा अफेक्टेड है, राइट साइड पेल्विस अगर ओपन अप हो गया है बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर, तो इन दैट केस देयर विल बी अ मैनुअल फोर्स जिसको मतलब लैटरल साइड से, जिससे द पर्सन इज ट्राइंग टू क्लोज अप द पेल्विस, एंड आफ्टर दैट द पर्सन विल आस्क मी टू कम इन लैटरल साइड लाइन पोजिशन ऑन द अनअफेक्टेड साइड, मतलब मेरा लेफ्ट वाले साइड की तरफ आई विल कम इन टू लैटरल रोटेशन. तो उससे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी अगेन मेरा जो पेल्विस है वो और क्लोज अप होना चाहेगा. ठीक है, तो दैट इज द मेथड दैट वी कैन यूज. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ मैनुअल प्रेशर ऑन
from both the sides, and after that we ask the person to roll or to come into sideline position on the unaffected side, ठीक है, so as to close the pelvis, ठीक है, and after that we can, once we have achieved sufficient reduction, ठीक है, इसको हमने completely reduce कर दिया fracture को, after that we can apply this traction or maybe external fixator हम apply कर सकते हैं, और maybe some immobilizer जिससे हम इसको immobilize कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक्सटर्नल फिक्सेशन, बोथ साइड अफेक्टेड हो तो फिर साइड लाइन में बोथ साइड अगर अफेक्टेड है तो आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट कि दे फाइंड आउट कि किस साइड पे कम अफेक्शन है, मतलब लेट्स से अगर राइट साइड पे मेरा वर्टिकल एंड रोटेशनल इंस्टेबिलिटी है, लेफ्ट साइड पे सिर्फ वर्टिकल इंस्टेबिलिटी है, या फिर लेफ्ट साइड पे सिर्फ रोटेशनल इंस्टेबिलिटी है, तो अगेन इन दैट केस दे विल आस्क कि जिस साइड पे कम फ्रैक्चर है या कम टाइप का मतलब इंस्टेबिलिटी है, उस साइड की तरफ पर्सन को लैटरल रोटेशन में लेकर आएंगे, सो दैट इवेंचुअली पेल्विस को क्लोज करना चाहते हैं, एंड पेल्विस को क्लोज करने के लिए हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की हम जरूरत मतलब यूज़ करेंगे ना, ताकि हमारा पेल्विस प्रॉपर्ली क्लोज हो जाए, तो उस साइड की तरफ करेंगे जिस तरफ रोटेशनल इंस्टेबिलिटी हो लेकिन वर्टिकल इंस्टेबिलिटी ना हो, मतलब जहाँ पे जितना कम अनस्टेबल है या फिर जितना ज़्यादा स्टेबल है उस साइड की तरफ पर्सन को हम साइड लाइन पोजिशन में लाना चाहेंगे, ठीक है, ओके, बट अगेन दीज आर रियली रूडिमेंट्री टाइप, मतलब ये बहुत ही मतलब काफ़ी पुराने हो चुके हैं, मतलब नाउ वी कैन सी ऑफ कोर्स, अगर आप तभी मैं मतलब द थिंग इज़ कि सिलेबस में ये चीज़ है तो हमें पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन इसका अगर आप अगेन रिसर्च, मतलब कितने लोग रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आप में से कितने लोग रिसर्च आर्टिकल्स आप पढ़ते हो? जैसे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की हम बात करते हैं वो सा, तो जितना लेटेस्ट एविडेंस जो मतलब किसी भी चीज़ को लेके है, लेट्स से कोई पर्टिकुलर मोडालिटी है या फिर कोई ट्रीटमेंट टेक्निक है या फिर लेट्स से जितने भी हम मैनिपुलेशन की बात करते हैं सब, तो इसका कितना स्पेसिफिसिटी है एंड कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च से नया मतलब इसका लेटेस्ट वो आता रहता है ना कि मतलब ये इतने पर्टिकुलर लोगों में या इतने मतलब उसमें किया गया, एंड उसके बाद देखा गया कि कितने लोगों में इसका इफेक्ट पॉजिटिव था, कितने लोगों में नेगेटिव था, तो इसके ऊपर रिसर्च आर्टिकल्स आते हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़ते हो तो मेक इट अ हैबिट कि आप उसको पढ़ना शुरू करो। डू यू वांट कि मैं कोई ना कोई रिसर्च आर्टिकल निकाल के एक बार हम डिस्कस करें? यस सर। देयर आर वेरियस वेबसाइट्स, जैसे पबमेड है, आपने नाम सुना होगा, पबमेड है, एंड गूगल स्कॉलर हो गया, है ना, इसके अलावा मेरे पास एक ऐप था, अभी नहीं है, मैंने लैपटॉप को रीसेट किया इसी वजह से वो ऐप हट गया, वो ऐप वॉज नेम्ड एज हाईलाइट, HIGHLIGH, हाईलाइट करके ऐप का नाम था, आप अगर सर्च करोगे तो बेसिकली वो था क्या, वो आपका रिसर्च आर्टिकल्स अगर आप सर्च करते हो ना गूगल पे, तो इन दैट केस इट बिकम्स डिफ़िकल्ट कि आप कौन सा आर्टिकल आपका मतलब आपको मतलब अच्छा है, कौन सा आर्टिकल अच्छा नहीं है, तो इन दैट केस व्हाट दैट ऐप यूज़ टू डू कि जैसे ही मैंने गूगल पे सर्च किया तो इट यूज़ टू शो कि कितने लोगों ने मतलब कितने % लोगों ने मतलब इंटरेस्ट शो किया है उस पर्टिकुलर रिसर्च आर्टिकल में, तो दैट वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी। तो आप जस्ट सर्च करना वो चीज़ हाईलाइट ऐप करके, तो वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा रिसर्च आर्टिकल कितना ज़्यादा मतलब कितना अच्छा है, कितना उसके बारे में वो। इसके अलावा एक DOI नंबर होता है, हर एक रिसर्च आर्टिकल का DOI नंबर होता है, दैट इज़ कि क्या कहते हैं मतलब उस रिसर्च का कि मतलब उस अगर वो नंबर अगर आप डालते हो तो वो उससे पता चलता है कि वो रिसर्च जो है वो कितना ज़्यादा मतलब उसकी स्पेसिफिसिटी आ जाती है, एंड उसका कि मतलब वो कितना लोगों ने उसको मतलब कितने लोगों ने उसको पढ़ा है, कितने लोगों ऐसे कुछ आ जाता है, तो मतलब इट मीन्स कि आप रिसर्च आर्टिकल को मतलब अगर आप करोगे डाउनलोड तो इन दैट केस आप रिसर्च लेटेस्ट रिसर्च है उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के ऊपर, तो अगर आप वो गो थ्रू करते हो तो यू विल कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन कि आपको जो टेक्स्ट बुक है एंड जो रिसर्च आर्टिकल है। तो देयर माइट बी कि कोई ना कोई आपको रिसर्च आर्टिकल मिलेगा जहाँ पे ये चीज़ लिखी गई होगी कि ये वाला मेथड जो है ये कितना हमारा इफ़ेक्टिव है, कितना इफेक्टिव नहीं है। कुछ आर्टिकल्स में ये भी दिखाया गया होगा कि ये जो मेथड है ये इफेक्टिव नहीं है एंड इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए चलो ठीक है, अभी के लिए हम बुक से गो थ्रू कर रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में है वो तो हमें पढ़ना पड़ रही है, लेकिन उसके अलावा जस्ट मेक इट अ हैबिट कि आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ो, बिकॉज रिसर्च आर्टिकल्स में आपको इवेंचुअली जब आप प्रैक्टिस में आओगे तो उस टाइम पे आपका रिसर्च आर्टिकल्स ही होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। बेसिक तो हमें पता ही है कि क्या चीज़ होती है, लेकिन उसके बाद रिसर्च आर्टिकल बताएगा कि ये चीज़ हमें कितनी ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट हमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हमारा जो अपने जो ट्रीटमेंट मैथडोलॉजीज़ है हमारा, जैसे मतलब लेट्स से अगर हम कहते हैं कि
लेट्स से क्रंचेस जो है, क्रंचेस एक्सरसाइज जो होती है वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है एंड कितना लो बैक पेन के केस में कितना इफेक्ट करेगा कितना नहीं करेगा। तो उसके लिए अगर आप एक बार अगर रिसर्च आर्टिकल गो थ्रू करते हो तो आपको पता चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको अपने 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 प्रैक्टिस में अगर आप इनकलकेट करते हो तो आपको समझ आएगा कि हाँ, अगर अगर उस रिसर्च के आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे दिखाया गया था कि लो बैक पेन इंक्रीज कर जाता है, तो इन दैट केस यू विल अवॉइड दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज अगर पर्सन का लो बैक पेन है ना, तो वो चीज़ काम आती है प्रैक्टिस में, ठीक है। ओके बट उसके अलावा हाँ, बेसिक्स जो है वो तो ज़रूरी है ही, कि ये बेसिक्स जो है वो कितना काम आ रहा है वो तो ज़रूरी है, ठीक है। ओके नाउ कमिंग अप टू द इंजरीज ऑफ द हिप जॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिप डिसलोकेशन में सबसे कॉमन टाइप ऑफ डिसलोकेशन कौन सा है, ये हमने डिस्कस किया है, पोस्टीरियर डिसलोकेशन। एंड इसमें भी कौन सा पोजीशन ऑफ हिप जॉइंट इसमें सबसे कॉमनली हमें, मतलब मोस्ट वल्नरेबल पोजीशन ऑफ हिप जॉइंट कौन सा होता है? फ्लेक्शन एडक्शन ना, नहीं, मोस्ट वल्नरेबल जिसमें कार में पर्सन बैठा हुआ है एंड उसमें डैशबोर्ड इंजरी हुआ, तो उसमें हिप जॉइंट कौन से पोजीशन में था? फ्लेक्शन एंड एडक्शन में ना, है ना। फ्लेक्शन एडक्शन पोजीशन हमारा मोस्ट वल्नरेबल पोजीशन था, ठीक है। तो उसमें हमारा मोस्ट कॉमनली इट कम्स इनटू पोस्टीरियर डिसलोकेशन। ओके, देखो एक चीज़ है, अगर एक्सटर्नल रोटेशन होगा तो एक्सटर्नल रोटेशन में अगर फोर्स आएगा, मतलब एक्सटर्नल रोटेशन में हमारा हेड ऑफ फीमर का ट्रांसलेशन कहाँ होता है? विद रिस्पेक्ट टू एसिटाबुलम, है ना। हेड ऑफ फीमर है एंड एसिटाबुलम है। अगर हम लैटरल रोटेशन में लेकर आ रहे हैं तो उस केस में हेड ऑफ फीमर का एंटीरियरली ट्रांसलेशन होता है ना, हाँ। एंड इंटरनल रोटेशन में पोस्टीरियरली ट्रांसलेट होता है हमारा हेड ऑफ फीमर। तो अगेन यहाँ से भी हमें पता चल सकता है कि मतलब अगर हमने हिप जॉइंट को अगर हमने फ्लेक्शन एंड एडक्शन में रखा है एंड उसके अलावा हाँ इंटरनल रोटेशन में भी रखा है, तो इन दैट केस वी विल सी कि हमारा एक एंटीरियर पोस्टीरियर फोर्स जो होगा उसमें देयर विल बी अ हाई टेंडेंसी जहाँ पे हमारा हेड ऑफ फीमर जो है वो पोस्टीरियरली डिसलोकेट कर जाएगा। लेकिन अगर हम उसको लैटरल रोटेशन में रखते हैं, जैसे कि हमारा फ्रॉग लेग पोजीशन होता है, तो उस केस में हमारा स्टेबिलिटी हाई हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे हमारा पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हेड ऑफ फीमर के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज लैटरल रोटेशन में देयर इज एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ हेड ऑफ फीमर, ठीक है। ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी देयर इज अ पोस्टीरियर डिसलोकेशन, जिसमें डैशबोर्ड इंजरी हम डिस्कस कर चुके हैं एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन वन। इसके अलावा इफ देयर इज अ हाई फोर्स posterior anteriorly, so there can be an anterior dislocation. इसके अलावा there is a third type that is called as central dislocation. Central dislocation क्या है? Here we can see, देखो ये हमारा head of femur कहीं यहाँ पे है, ठीक है, and because of high amount of lateral to medial force हमारा head of femur it surpasses all the way, हमारा पूरा का पूरा acetabulum को क्रॉस कर गया, ब्रेक कर गया and it entered the you can say the visceral region, और you can say हमारा जो मतलब जो pelvic region है यहाँ पे एंटर कर जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं हेड ऑफ फीमर जो है इट एंटर्ड ऑल द वे इनसाइड, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल डिसलोकेशन, ठीक है। तो इफ देर इज अ हाई अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द जीटी, और यू कैन से इफ देर इज अ हाई अमाउंट ऑफ फोर्स लैटरल टू मीडियल, तो इन दैट केस वी कैन सी देर कैन बी अ सेंट्रल डिसलोकेशन, ओके, ठीक है। एंड ठीक है, इसके अलावा देर इज दिस, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ओके। फ्रैक्चर थ्रू द नेक ऑफ फीमर, हाँ ओके, इसमें हमने देखा था देर आर थ्री डिफरेंट, मतलब अलग अलग 3 डिफरेंट उसमें हमने डिवाइड किया था ना। एक हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एनाटमी और एनाटमिकल बेसिस पे, जहाँ पे हमने बात करी थी बेसल, ट्रांस सर्वाइकल एंड सब कैपिटल, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स डिपेंडिंग अपॉन द फ्रैक्चर लाइन। कैन एनीवन टेल मी कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वर्स्ट प्रोग्नोसिस किसका होना चाहिए? सब कैपिटल। वाई? बिकॉज इट इज़ मोर क्लोजर टू द हेड ऑफ फीमर, एंड जितना हेड ऑफ फीमर के क्लोज होगा फ्रैक्चर लाइन उतना ज़्यादा हमारा चांस होगा, उतना वर्स प्रोग्नोसिस होगा, और यू कैन से उतना हमारा जो ब्लड वेसल्स है उतना हमारा ज़्यादा अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सब कैपिटल हैज़ वर्स प्रोग्नोसिस एंड द बेसल हैज़ द बेस्ट प्रोग्नोसिस, ठीक है। प्रोग्नोसिस, कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोग्नोसिस? ठीक होने का हाँ, मतलब द प्रोसेस ऑफ गेटिंग हील्ड, है ना, दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्नोसिस, मतलब वो कितना टाइम लेता है उसको हील होने में, ओके। तो दैट इज ऑन द एनाटॉमिकल बेसिस। इसके अलावा वी हैव गॉट द पॉवल्स क्लासिफिकेशन एंड द गार्डन्स क्लासिफिकेशन। पॉवल्स क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द एंगुलेशन, किस एंगल पे कितना ऑब्लिक्विटी हमारा फ्रैक्चर लाइन का है, मतलब फीमर के नेक के थ्रू जो हमारा फ्रैक्चर लाइन पास करता है वो कितना ऑब्लिक है। इट मीन्स अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम एक एंगल बनाते हैं, जो हमारा फ्रैक्चर लाइन है, इफ़ वी ट्राई टू मेक इट
क्रॉस दिस लाइन हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो इन दैट केस जो एंगुलेशन है वो एंगल जितना ज़्यादा होगा, लेट्स से अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे 30 है, यहाँ 50 है, यहाँ 70 है, तो वी कैन से कि ये पर्टिकुलर टाइप का अगर हम फ्रैक्चर की बात करें, दिस हैज़ द वर्स्ट प्रोग्नोसिस एंड दिस हैज़ द बेस्ट प्रोग्नोसिस बेस्ड अपॉन द एंगुलेशन। जितना एंगल ज़्यादा होगा, तो ये ऐसा क्यों होगा? बिकॉज जितना फ्रैक्चर लाइन की ऑब्लिक्विटी ज़्यादा होगी, उतना वी कैन से कि उतना वो नेक ऑफ फीमर का प्रॉक्सिमल से लेके डिस्टल सारा का सारा पार्ट इन्वॉल्व कर रहा है। मतलब फ्रैक्चर लाइन में हमारा प्रॉक्सिमल से लेके डिस्टल सारा का सारा मतलब पूरा का पूरा हमारा नेक ऑफ फीमर इन्वॉल्व है इन द फ्रैक्चर लाइन। एंड ऐसा क्यों? बिकॉज हमारा एंगल ऑफ फ्रैक्चर जो है वो ज़्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से इट हैज़ गॉट द वर्स्ट प्रोग्नोसिस। एंड जहाँ पे हमारा ऑब्लिक्विटी कम है, और यू कैन से जितना कम एरिया ऑफ फ्रैक्चर ऑफ मतलब नेक ऑफ फीमर इन्वॉल्व है इन द फ्रैक्चर, वी कैन से उतना उसका प्रोग्नोसिस बेस्ट है। ये सबको समझ आया कि नहीं? दैट इज़ द पॉवल्स क्लासिफिकेशन। क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। एंड द थर्ड वन इज द गार्डन्स क्लासिफिकेशन, जहाँ पे हमने ट्रेबिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो वी कैन सी कि इफ द फ्रैक्चर लाइन इज इनकम्प्लीट, है ना, फ्रैक्चर हमारा इनकम्प्लीट है, कम्प्लीटली फ्रैक्चर नहीं हुआ, एंड वी कैन से कि हमारा ट्रेबिकुलर जो सिस्टम है, जो ट्रेबिकुलर प्रेजेंट है, वो देर इज अ स्लाइट बेंडिंग इन द ट्रेबिकुलर एंड देर इज इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, दैट इज द टाइप ए। ठीक है, इसके अलावा टाइप बी, टाइप 3, टाइप सी, मतलब सॉरी टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, बाकी तीनों में अगर हम देखेंगे देयर विल बी ए कंप्लीट फ्रैक्चर लाइन। तीनों में वी कैन सी देयर इज अ कंप्लीट फ्रैक्चर लाइन, बट टाइप ए में हमारा इनकम्प्लीट फ्रैक्चर लाइन होगा। एंड इसके अलावा बाकी तीन में अगर हम देखते हैं, अगेन वी कैन सी अगर टाइप बी की अगर हम बात करें, तो देयर विल बी अ डिसरप्शन ऑफ द ट्रेबिकुलर सिस्टम। इन टाइप सी वी कैन सी हमारा यहाँ पे देयर विल बी अ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, एंड यहाँ पे टाइप डी में अगर हम देखेंगे देयर विल बी अ कंप्लीट ब्रेकेज और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेबिकुलर। अलॉन्ग विद दैट हमारा कंप्लीट फ्रैक्चर लाइन तो है ही। तो द फ्रैक्चर लाइन इज इनकम्प्लीट ओनली इन टाइप ए। इसके अलावा बाकी तीनों में हमारा फ्रैक्चर लाइन कंप्लीट है, फ्रैक्चर लाइन जो है वो कंप्लीट है। एंड इसके अलावा कंप्लीट ब्रेकेज ऑफ द ट्रेबिकुलर विल बी इन द टाइप डी। इसके अलावा बाकी सब में वी विल सी देयर विल बी बेंडिंग ऑफ द ट्रेबिकुलर सिस्टम। ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ठीक है, दैट इज द गार्डन्स क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ इसके अलावा नाउ कमिंग अप टू दिस थिंग, अगर हमारा फीमर या हिप जॉइंट या फिर हम कह सकते हैं फीमर का हेड या नेक का फ्रैक्चर है, तो इन दैट केस द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्प्लिंट दैट वी यूज दैट इज द थॉमस स्प्लिंट। थॉमस स्प्लिंट में द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, आप मतलब यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आई थिंक आईपी में या जामिया में, दोनों में से किसी एक एग्ज़ाम में, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द एंगल between this thing, the metal oval ring and the medial part, or you can say medial inner bar of the Thomas splint, ये angle कितना होता है? This angle is हाँ 120 डिग्री। ठीक है, दिस इज 120 डिग्री ऑलमोस्ट। ठीक है, दिस इज 120 डिग्री। कहीं पे आई थिंक बुक में कहीं दिया नहीं हुआ, बट जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, मतलब दिस एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, the angle between the metal oval ring and the medial this thing bar. ठीक है, okay, and we can use the Thomas splint in case of neck of femur fracture. But again, the thing that is important here is in age more than 60 या इवन अब तो ये 55 से हो गया, मतलब अगर हम इंडिविजुअल्स देखते हैं, मतलब अगर हम एडल्ट इंडिविजुअल्स की बात करें, और यू कैन से ओल्डर इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करते हैं ओवर 55 और ओवर 60 ईयर्स ऑफ एज, तो वी कैन सी इन दोज इंडिविजुअल्स हमारा अगर इफ देर इज़ एनी टाइप ऑफ फ्रैक्चर, दिस इज़ अ गोल्डन रूल कि कोई भी अगर फ्रैक्चर हमें देखने को मिलता है, तो इन डैट केस जस्ट रिमेंबर कि उस केस में वी नीड टू गो फॉर टोटल जॉइंट आर्थ्रोप्लास्टी और कंप्लीट जॉइंट आर्थ्रोप्लास्टी। ये क्लियर हुआ कि नहीं? बिकॉज ओल्डर इंडिविजुअल्स में मेटाबॉलिज्म स्लो है, एंड वी विल सी कि बोन हीलिंग प्रोसेस जो है वो भी हमारा स्लोअर होगा। तो देर इज़ नो पॉइंट कि हम बोन को वापस मतलब हम स्प्लिंट अप्लाई करें या फिर हम नेलिंग अप्लाई करें या कुछ अप्लाई करें। तो इट्स बेटर कि हम कम्प्लीटली मतलब वहाँ पे लेट्स से अगर हमारा नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर है, तो कम्प्लीटली हम वहाँ पे मतलब ऑस्टियोटमी देके, मतलब कौन सा मैकमुरेज ऑस्टियोटमी होता है ना, हम ऑस्टियोटमी करके वहाँ पे हम ऑस्टिन मुरे प्रोस्थेसिस अप्लाई कर दिया, एंड कंप्लीट जॉइंट रिप्लेसमेंट, जैसे टोटल हिप रिप्लेसमेंट या कंप्लीट जॉइंट आर्थ्रोप्लास्टी हम वहाँ पे आप करते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन
इन ओल्डर इंडिविजुअल्स, लेकिन यंग इंडिविजुअल्स में स्टिल वी कैन सी कि हमारा मतलब देर इज़ अ हाई स्कोप, क्योंकि पर्सन का मेटाबॉलिज्म हाई है एंड रेट ऑफ हीलिंग भी हाई है। तो इन दैट केस यंग इंडिविजुअल्स में वी विल प्रिजर्व इट एंड वी विल ट्राई टू इमोबिलाइज इट जब तक हमारा कैलस फॉर्मेशन हो जाता है, एंड उसके बाद हमारा बोन जो है वो वापस अपना नॉर्मल उसमें मूवमेंट में आ जाता है, ठीक है, नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाता है। बिकॉज इवेंचुअली यंग इंडिविजुअल्स में वी वांट टू कंजर्व, है ना, जो हमारे स्ट्रक्चर्स जो है उनको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं ना। लेकिन ओल्डर इंडिविजुअल में स्टिल वी कैन गो फॉर द प्रोस्थेसिस, ठीक है, बिकॉज मतलब डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ स्पैन ऑफ द प्रोस्थेसिस एंड इवन बिकॉज वी नो दैट द इंडिविजुअल इज ओल्डर, है ना। तो बिकॉज ऑफ डैट हमारा मतलब जो प्रोस्थेसिस है उसका लाइफ स्पैन जो है दैट इज ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन से कि हम कंप्लीट जॉइंट आर्थ्रोप्लास्टी कर सकते हैं इन केस ऑफ ओल्डर इंडिविजुअल्स, ठीक है। ओके, इसको यहाँ तक कवर करते हैं, मतलब ये लास्ट स्लाइड है, यहाँ तक कवर करते हैं, ठीक है। एंड ओके, तो अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे मैंने आपको बताया कि वी हैव गॉट दिस थिंग, मतलब अगर हम इंटरनल फिक्सेशन करना चाहें तो इन दैट केस वी कैन गो फॉर द डायनामिक हिप स्क्रू, और दीज आर ऑल द टूल्स। अगर आप देखते हो, आपने कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी देखी है क्या, कोई वीडियो देखी हो, या मे बी कोई अपने रियल में मतलब सर्जिकल वार्ड में अगर आपने देखा हो, मतलब ऑपरेशन थिएटर में अगर आपने देखा हो कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी, किसी ने देखी है? नहीं देखा किसी ने? ओके, अगर 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 आपको भी देखते हो कुछ, तो यू विल सी कि ऑर्थोपेडिक जो सर्जरी होती है वो दैट इज़ कम्प्लीटली, मतलब उन जो सर्जन्स होंगे उनके पास सारे वो वाले टूल्स होंगे, मतलब जो कि एक जैसे जो कारपेंटर लाइक टूल्स होते हैं ना, मतलब ड्रिलिंग मशीन होगी, कटिंग मशीन होगी, मतलब ये सारी मशीन जो होती है जो कि मतलब स्ट्रक्चर को, बिकॉज बोन है तो बोन को हमें कट करना है एंड उसके बाद मे बी कहीं पे ड्रिल करना है, कहीं पे हमें नेल अप्लाई करना है, तो सारे के सारे वो सारी चीज़ें बिल्कुल टूल्स एकदम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड उन टूल्स को हम डायरेक्टली, मतलब नेल्स होंगे एंड स्क्रूज होंगे एंड ये सब चीज़ें, एंड इवेंचुअली वी कैन यूज़ दो स्ट्रक्चर्स टू रीअलाइन अ पर्टिकुलर फ्रैक्चर, ठीक है। एंड इसके अलावा वी कैन सी कि ठीक है, देर आर सर्टेन प्रोसीजर्स, जैसे वी कैन सी द मैकमोरेज ऑस्टियोटमी। तो here we can see अगर ऑब्लिक ऑस्टियोटमी जहाँ पे हमारा इंटरट्रोकेंट्रिक रीजन के थ्रू अगर हम फ्रैक्चर, अगर हम वहाँ पे कट एंड रिमूव करते हैं, दैट इज़ द मैकमोरेज ऑस्टियोटमी, है ना। इसके अलावा हेमी आर्थ्रोप्लास्टी, वी नो हेमी आर्थ्रोप्लास्टी, जहाँ पे दैट इज़ मतलब कंप्लीट आर्थ्रोप्लास्टी हम नहीं कर रहे। हेमी आर्थ्रोप्लास्टी मतलब जब वी आर जस्ट कटिंग एंड रिमूविंग अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सर्फेस, या तो हम एसेटाबुलम को कट एंड रिमूव कर रहे हैं या फिर हम हेड ऑफ फीमर को कट एंड रिमूव कर रहे हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज हेमी आर्थ्रोप्लास्टी। एंड इसके अलावा एक, हाँ, मेयर्स प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। मेयर्स प्रोसीजर में हम क्या देख रहे हैं, here we can see कि let's say if there is a fracture through the neck of femur, तो in this case of course यहाँ पे हम ये screws तो use कर रहे हैं, we are using these screws to increase the stability of the fracture, but along with that we can see कि हम कुछ muscle pedicles होते हैं, we can take these muscles as or muscle pedicles as a graft and we can attach it here at this particular region। इसका reason ये है कि इवेंचुअली हमारा ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो होगा दैट विल अगेन पुट सम कंप्रेशन ऑन द फ्रैक्चर्ड पार्ट ऑफ द फीमर एंड दैट विल इवेंचुअली इम्प्रूव द स्टेबिलिटी, ठीक है। तो हम वी कैन टेक सम मसल ग्राफ्ट फ्रॉम सम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड देन वी कैन प्लेस इट ऑन द फ्रैक्चर्ड सेगमेंट, ठीक है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द मेयर्स प्रोसीजर। अगेन ये हमारा स्टेबिलिटी ऑफ द फ्रैक्चर्ड सेगमेंट जो है उसको स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो वी कैन यूज दिस screws, along with that we can use the muscle pedicles as a graft, that is the Mears procedure। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ठीक है। and the last slide, that is just remember this, if there is a intertrochanteric fracture, तो इंटरट्रोकेंट्रिक ओके फीमर की अगर हम बात करें तो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन कहाँ प्रेजेंट थी, ऑन द वेंट्रल साइड और ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फीमर? Sir, ventral side. हाँ, एंड डॉर्सली क्या था, इंटरट्रोकेंट्रिक Yes. क्रेस्ट था, Yes. हाँ, है ना। तो ओके, तो इट मीन्स कि लेट्स से थ्रू द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन और दोनों ट्रोकेंटस के बीच में अगर हमारा अगर फ्रैक्चर लाइन है, तो इन दैट केस वी कैन सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल
पर्सन हैज़ फॉल साइडवेज ना, अगर कोई साइडवे अगर फॉल हुआ है पर्सन का, तो इन दैट केस फ्रैक्चर लाइन विल पास थ्रू द ग्रेटर ट्रोकेंटर अप टू द लेसर ट्रोकेंटर, एंड इन दैट केस वी कैन गो फॉर द रसल्स ट्रैक्शन. रसल्स ट्रैक्शन इज दिस थिंग जहाँ पे वी कैन सी अगेन वी हैव गॉट अ सेट ऑफ पुलीज, है ना, एंड वी कैन सी देर इज एन इंटरट्रोकेंटरिक फ्रैक्चर. जस्ट रिमेंबर दिस कि अगर इंटरट्रोकेंटरिक फ्रैक्चर है, इन दैट केस वी आर गोइंग फॉर रसल्स ट्रैक्शन. ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था. इसके अलावा ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड. हाँ, हैमॉक्स ट्रैक्शन. हैमॉक्स ट्रैक्शन हमारा पेल्विस का फ्रैक्चर में हमने देखा था. पेल्विस फ्रैक्चर में इफ इट वाज ओपनिंग अप, इन दैट केस हम हैमॉक्स ट्रैक्शन यूज कर रहे थे. रसल्स ट्रैक्शन हमारा इंटरट्रोकेंटरिक फ्रैक्चर के केस में. तो अगेन देर इज दिस पर्टिकुलर पुली वी कैन सी जो कि अलोंग द लाइन ऑफ टीबिया हमारा क्या कहते हैं ट्रैक्शन देता है, एंड अलॉन्ग विद दैट वी कैन सी देर इज दिस थिंग जो कि हमारा नी को फ्लेक्स रख रहा है, ये वाला जो पुली है, एंड इवेंचुअली वी कैन सी देर इज अ ट्रैक्शन बीइंग गिवन टू द हिप ऑफ टू द neck of femur, and because of that again we are trying to realign it. ठीक है, that is the Russell's traction. ठीक है, इसके अलावा there is this skeletal traction as well. Can anyone tell me कि skeletal traction क्या होता है? एक तो हमारा मतलब बोन ट्रैक्शन होता है, मतलब जहाँ पे जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं तो ओके ये वाला जो ट्रैक्शन है, दिस इज एक्चुअली द स्केलेटल ट्रैक्शन. देखो नहीं ओके ठीक है. देखो एक दो तरह के ट्रैक्शन की हम बात करते हैं. एक हमारा स्केलेटल ट्रैक्शन है, एक हमारा स्किन ट्रैक्शन होता है. दो तरह के ट्रैक्शन होते हैं, एक स्केलेटल ट्रैक्शन, एक स्किन ट्रैक्शन. आई थिंक आपने स्केलेटल ट्रैक्शन देखा होगा ऑर्थो वार्ड में, जहाँ पे वो दे मेक अ होल थ्रू द स्किन एंड देन इवेंचुअली जो ट्रैक्शन है वो बोन के ऊपर अप्लाई किया जाता डायरेक्टली, एंड बिकॉज ऑफ डैट जो ट्रैक्शन है वो बोन के ऊपर डायरेक्टली एक पुल दे रहा है, एक ट्रैक्शन फोर्स दे रहा है. सबने देखा है वो ऑर्थो वार्ड में? यस सर. ठीक है. इसके अलावा एक स्किन ट्रैक्शन होता है. स्किन ट्रैक्शन में कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं होता है. जैसे हम यहाँ पे वी कैन सी हियर कि एक डायरेक्टली एक ये स्ट्रक्चर है जो कि स्किन के ऊपर अप्लाई कर दिया, एंड उसके ऊपर ये ऊपर से हम वी कैन सी कि हम इसको कम्प्लीटली वी हैव अटैच्ड इट विद द लेग, है ना. ये एक ऊपर से एक ये स्ट्रक्चर है, एंड इस स्ट्रक्चर के ऊपर हमने ये बैंडेज अप्लाई कर दिया है. अब यहाँ पे कोई भी अगर ट्रैक्शन फोर्स आएगा तो वो ट्रैक्शन हमारा स्किन के ऊपर आएगा, एंड स्किन के थ्रू वो फोर्स हमारा ट्रांसमिट करेगा अप टू द बोन, एंड इवेंचुअली वो जो ट्रैक्शन फोर्स है वो हमारा बोन के ऊपर ट्रैक्शन देगा. मतलब दिस इज समथिंग लाइक दिस कि मतलब मैंने कुछ अप्लाई कर दिया स्किन के ऊपर, एंड इवेंचुअली इसको मैं ट्रैक्शन दे रहा हूँ, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये मेरे स्किन को ट्रैक्शन देगा, तो स्किन को ट्रैक्शन देने की वजह से मेरा जो बाकी जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी ट्रैक्शन फोर्स आ रहा है. बट अगर हम कंपेयर करते हैं कि अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन फोर्स वो ज़्यादा किस में होगा, स्किन ट्रैक्शन में कि स्केलेटल ट्रैक्शन में, किस में ज़्यादा होना चाहिए ट्रैक्शन? स्केलेटल ट्रैक्शन में ना, बिकॉज स्केलेटल ट्रैक्शन में वी कैन सी कि ट्रैक्शन फोर्स जो है वो डायरेक्टली हमारा बोन के ऊपर आ रहा है. स्केलेटल ट्रैक्शन मीन्स जहाँ पे जो ट्रैक्शन है वो हमने यहाँ पे इन्वेजन किया, एंड डायरेक्टली जो ट्रैक्शन है वो हमने बोन के ऊपर अप्लाई किया, बोन के ऊपर खिंचाव आ रहा है. और दूसरा हमारा स्किन ट्रैक्शन है जहाँ पे एक स्ट्रक्चर को हमने अप्लाई किया ऐसे, एंड कोई इन्वेजन नहीं किया, एंड उसके बाद हम उसको इस तरह से हमने टाई अप कर दिया, एंड अब हम ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो जो स्ट्रक्चर जो स्किन के ऊपर ट्रैक्शन दे रहा है वो ट्रैक्शन फोर्स हमारा इवेंचुअली बोन के ऊपर आ रहा है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज स्किन ट्रैक्शन. ठीक है, तो इवेंचुअली अगर हमें ज़्यादा इफेक्टिव ट्रैक्शन चाहिए तो उसके लिए तो हम स्केलेटल ट्रैक्शन यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमें स्लाइट अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन फोर्स चाहिए एंड उसके अलावा इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर एनी इन्वेजिव मेथड, तो इन दैट केस वी कैन गो फॉर द स्किन ट्रैक्शन. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द रसल्स ट्रैक्शन. ठीक है, रसल्स ट्रैक्शन फॉर इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर. यहाँ तक कोई डाउट? बस इसके आई नो ऑर्थो बिकॉज हम एनाटमी एंड बायोमैकेनिक्स में भी हम स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं, तो ऑर्थो में अगेन वो इट इज़ बिकमिंग अ बिट मोनोटोनस. ये आई थिंक 4 क्लास और बचा है ऑर्थो का. उसके बाद वी विल जंप ओवर टू न्यूरो. न्यूरो इज़ गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज न्यूरो में हम उसके बाद अगेन बाकी इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हाउ द ब्रेन वर्क्स एंड वो सब, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एक्सरसाइज, तो वो हम अगेन नेक्स्ट 5 डेज़ में कवर कर देंगे. 5 डेज़ का हमारा न्यूरो होगा और 5 डेज़ का हमारा इलेक्ट्रो एक्सरसाइज होगा. तो इसके अलावा आई थिंक देर आर 4 क्लासेज लेफ्ट विथ ऑर्थो. ठीक है, तो 4 क्लासेज ऑर्थो की प्रेजेंट मतलब लेफ्ट है अभी. तो ऑर्थो में भी बस ये थोड़ा सा और है. इसके अलावा ये बोनी स्ट्रक्चर एक बार हमारा कवर हो जाए ना, उसके बाद वी विल जंप ओवर टू द इन्फेक्शस डिजीज़. हमारा टीबी ऑफ बोन हो गया, उसके अलावा फिर हमारा क्या कहते हैं ये बोन ट्यूमर्स होते हैं. बोन ट्यूमर्स बड़ा इंटरेस्टिंग है.
अलग अलग टाइप की ट्यूमर्स एंड उनके अलग अलग टाइप का रेडियोलॉजिकल मतलब किस तरह से वो मतलब रेडियोलॉजिकली दिखता है ना, वो सब चीज़ें वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड उसके अलावा विल बी डन विद ऑर्थो, तो उसके बाद विल जंप ओवर टू न्यूरो। ठीक है, इवन आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर न्यूरो कि कब ऑर्थो थोड़ा कंप्लीट हो जाए उसके बाद न्यूरो में जंप करे। बट इज दिस इंटरेस्टिंग और नॉट न्यूरो, मतलब ये ऑर्थो ऑर्थो कितना इंटरेस्टिंग है कितना बोरिंग है? मेरे ख्याल से इट इज़ नॉट दैट इंटरेस्टिंग एज कम्पेयर टू एनाटमी और बायोमैकेनिक्स, Yes, sir. है ना? बिकॉज इवन मेरे को पढ़ाने के टाइम, बिकॉज यहाँ पे है मतलब ऑर्थो में, आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को ऑर्थो क्यों ईजी लगती है, बिकॉज सीधा मतलब चीज़ें जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसमें समझाने का कम है एंड इसमें खुद याद करने वाली मतलब आई वुड से कि रटने वाली चीज़ें ज़्यादा है। मतलब इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रैक्शन कहाँ यूज़ हो रहा है एंड कौन सा टाइप का फ्रैक्चर है, किस फ्रैक्चर का क्या नाम है, वो याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है, तो इसलिए स्टूडेंट्स को ज़्यादा ईजी लगता है ऑर्थो। लेकिन एक बार बायोमैकेनिक्स के कंसेप्ट ज़्यादा समझ आने शुरू हो जाते हैं ना, उसके बाद बायोमैकेनिक्स ज़्यादा पसंद आनी शुरू हो जाती है। और तो ये मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स का देखा कि मतलब वो मतलब पहले दे यूज टू से कि हमें ऑर्थो ज़्यादा प्रेजेंट थी, ज़्यादा पसंद थी, उसके बाद वो बोलते कि बायोमैकेनिक्स समझने के बाद में अब हमें बायोमैकेनिक्स ज़्यादा पसंद है एंड ऑर्थो थोड़ी कम पसंद है। तो मतलब बिकॉज वो ज़्यादा कंसेप्चुअल है, ये ज़्यादा फैक्चुअल है, तो इस वजह से। लेकिन स्टिल हम इसको कवर कर लेते हैं एंड उसके बाद विल जंप ओवर टू न्यूरो। न्यूरो में अगेन हमारे कंसेप्ट्स आएंगे, वहाँ पे सारा तो सारा कंसेप्ट ही है, कुछ वहाँ पे टर्म्स भी है ऑफ कोर्स, लेकिन मैक्सिमम कंसेप्ट्स है। न्यूरो में सिर्फ इतना है कि अगर हमें समझ आ गया कि एमिगडाला क्या करता है, कॉर्पस कैलोसम क्या करता है, थैलेमस क्या करता है, हर एक का फंक्शन हमें समझ आ गया। उसके अलावा सारे स्ट्रक्चर्स आपस में किस तरह से प्रेजेंट है एंड उसके अलावा हम कौन सा एक्शन मतलब कैरी आउट करते हैं, तो एक्शन ऑन करने के लिए ऑफ करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म काम करता है एंड आपस में स्ट्रक्चर्स किस तरह से काम करते हैं, वो सब समझ आ गया। तो आई थिंक मैक्सिमम पार्ट ऑफ हमारा न्यूरो कवर हो गया। उसके बाद हमारा थोड़ा बहुत कुछ ट्रैक्ट्स होगा, वो सब होगा, वो हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, वो तो इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, तो वो है बस, वो हमारा न्यूरो है सारा। तो उतना करने के बाद आई वुड से कि एटलीस्ट हम किसी के सामने वी कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन, हाँ, एंड हम न्यूरो के ऊपर एटलीस्ट हम बोल सकते हैं कि हाँ मतलब न्यूरो का हमें इतना आइडिया है कि क्या क्या मतलब कोई टर्म हमारे सामने अगर यूज़ करता है तो उस टर्म का मतलब पता है कि वो स्ट्रक्चर क्या काम करता है, इतना हमें पता होना चाहिए। ऑफकोर्स उसके अलावा न्यूरो इटसेल्फ पूरा का पूरा एक इट इज़ अ वास्ट ओशन। तो आई थिंक नो बडी कैन से कि इवन ऑर्थो कोई बोल सकता है कि शायद कि मुझे पूरी ऑर्थो आती है, लेकिन न्यूरो अगर कोई क्लेम करता है कि मुझे पूरी न्यूरो आती है, आई वुड से कि या तो वो पर्सन जीनियस है या फिर कुछ, बिकॉज न्यूरो इतनी सारी चीज़ें हैं एंड इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। तो लेकिन एटलीस्ट वी वुड ट्राई कि बेसिक्स जो न्यूरो के है ना, न्यूरो एनाटमी का जो बेसिक्स है, अगर वो हमें क्लियर है तो एटलीस्ट वी कैन टॉक विद समवन जिसके पास न्यूरो की नॉलेज है ना। ओके, खैर वो बात की बात है, लेकिन अभी वी विल ट्राई टू कवर इट अप। तो उसको अभी यहाँ ही रोक देते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम शाफ्ट ऑफ ह्यूमर फ्रैक्चर। ठीक है, ओके, वी आर डन विद दिस वन। ओके, सो लेट्स वाइंड इट अप। Thank you, sir. ओके, राम में कोई डाउट है? No, sir, I said thank ओके you. ओके ओके, थैंक यू। Thank you, sir. ओके।